गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 17 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इजराइल और ईरान का जो टेंशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स दोनों साइड से हो रहे हैं। तो उस बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको सेफ़ प्लेसेस पे ले जाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल इवैक्यूएशन प्लान करेंटली प्रोग्रेस में नहीं है। तो ईरान में बात करें तो इंडियन एम्बेसी जो है तेहरान में स्टूडेंट्स को सेफ़ जगह पर ले जा रही है, और इज़राइल में भी तेल अवीव में लोगों को एडवाइस कर रही है कि जॉर्डन और इजिप्ट के लैंड बॉर्डर से दूर रहें। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी जो है इन कंट्रीज़ के जो है मिनिस्टर से बात की, और एम्बेसी ने गूगल फॉर्म्स, हॉटलाइंस, जूम कॉल्स, इन सब के थ्रू जो है इंडियंस का रजिस्ट्रेशन और गाइडेंस शुरू कर दिया है। और एडवाइजरी जारी की गई है कि अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करें, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वालों की स्किल्ड लेबर्स की संख्या भी इजराइल में बढ़ गई है, ऐसा इसमें बोलना है। न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया बैक्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द सिप्रस क्वेश्चन। तो ये सिप्रस कंट्री है कहाँ? बेसिकली सिप्रस जो है ये आपका जो लेबनान पड़ता है, सीरिया पड़ता है, जॉर्डन, इज़राइल, तो ये मेडिटेरेनियन सी है, जो मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे कंट्री पड़ता है सिप्रस, वहाँ पे है। अभी क्या हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिप्रस के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और टर्की को एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया। उन्होंने सिप्रस की जो टेरिटोरियल यूनिटी है और पीसफुल रेजोल्यूशन है उसका खुला समर्थन किया। और बेसिकली जो है सिप्रस 1974 में सिप्रस 2 पार्ट्स में बट गया था। एक रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है ना, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, और दूसरा जो है वो है नॉर्दर्न सिप्रस, जो टर्की जिसको बैक करता है, ठीक है, टर्की बैक्ड। तो अब यहाँ पे जो है मोदी जी ने टर्की को यूनिलेटरल एक्शंस को इनडायरेक्टली टारगेट किया और कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सॉल्यूशन निकल सकता है। और इंडिया ने सिप्रस के जो बाई कम्युनल फेडरेशन मॉडल और विद पॉलिटी इक्वालिटी को सपोर्ट किया, है ना। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? विजिट हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो किया था इंडिया ने अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद। और ये टर्की को एक डिप्लोमेटिक मैसेज माना जा रहा है, क्योंकि टर्की जो है वो पाकिस्तान का एलाई है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो अब मोदी जी ने जो है वो डिवाइडेड जो कैपिटल एरिया का टूर भी किया, और बोला कि इंडिया ने 1950 में ही सिप्रस की इंडिपेंडेंस का सपोर्ट किया था, और सिप्रस ने कश्मीर पर इंडिया का स्टैंड हमेशा सपोर्ट किया है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ख़िलाफ़ रहा है। और उसको जो ऑपरेशन पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसको भी कंडेम किया था। और पीएम मोदी जी को सिप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ठीक है। तो उन्होंने ये इंडिया और सिप्रस की दोस्ती के नाम बताया ये अवार्ड। और फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप ये रहेगा कि बेसिकली जो है सिप्रस 2026 में ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी ले रहा है, ठीक है, ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी ले रहा है, तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मोदी जी ने कहा कि सिप्रस इज़ द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द यूरोपियन यूनियन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बोला जा रहा है कम हुआ है, और अब ये $6.6 बिलियन रहा मई 2025 में, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% जो है वो कम है ना। और ये इम्प्रूवमेंट मेनली बोलते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं गिरने से, और जो सर्विस एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है उसकी वजह से आया है, ठीक है। तो अभी ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है बेसिकली जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली टोटल इंपोर्ट जो करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं जो टोटल एक्सपोर्ट होता है ना, इसको बेसिकली इससे ट्रेड डेफिसिट निकलता है। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट घटेगा। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो है सर्विस हो, एक्सपोर्ट्स की बात करें अगर तो चाहे सर्विस हो, चाहे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो, और चाहे तो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट हो, ये सारा ही बढ़ा है ना। और इंपोर्ट की बात करें तो जो है मर्चेंडाइज इंपोर्ट वो घटा है, और नॉन पेट्रोलियम इंपोर्ट्स बढ़ा है ना।
और सर्विस इंपोर्ट्स भी बढ़ा है ना। तो सिर्फ जो है मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है वो घटा है, बाकी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो कॉमर्शियल सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल जी ने क्या कहा, जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स है इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑयल प्राइसेस वॉलेटिलिटी के कारण ओवरऑल ग्रोथ जो है वो सबड्यूड रही। तो ट्रेड डेफिसिट कम होना एक पॉजिटिव साइन है फॉर इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर जो है वो प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल एक्सपोर्ट ग्रोथ में, और ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी भी एक मेजर चैलेंज है फॉर एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे सेंसस के बारे में है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इशूज़ नोटिफिकेशन फॉर सेंसस, है ना। और उससे पहले एक यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है क्लैरिफाई किया कि जो है सेंसस में कास्ट डेटा को इंक्लूड किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। तो मिस इन्फॉर्मेशन से बचे, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया नोटिफिकेशन सेंसस के लिए। तो नेक्स्ट सेंसस जो है 2027 में होगा, ये डिजिटल मेथड को इंक्लूड करेगा, है ना। और की हाइलाइट्स क्या हैं कि जो है एक्सेप्ट हिल एरियाज़ कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा ये सेंसस। और जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और डिजिटल सेंसस होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू डेटा कलेक्शन होगा, और सिटीजन्स को सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और हाई लेवल डेटा सिक्योरिटी प्रॉमिस की गई है, और बाउंड्रीज़ फ्रीज़ कर दी गई हैं सेंसस नोटिफिकेशन के साथ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ हैं, है ना, वो फ्रीज़ हो गई। मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ फ्रीज़ कर दी गई, इसका मतलब ये है कि स्टेट्स के न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, है ना, या तहसील या पुलिस स्टेशन कोई भी नए बन नहीं सकते, या उनका एरिया चेंज नहीं हो सकता जब तक सेंसस पूरा नहीं हो जाता। ये रूल्स जो है बेसिकली सेंसस एक्ट 1948 जो है उसके सेक्शन 3 के अंडर आता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को फ्रीज़ करने का, है ना। तो सेंसस के फेजेस क्या हैं, पहले फेज़ में जो है हाउस लिस्टिंग डेटा होगा, हाउस लिस्टिंग डेटा। सेकंड फेज़ में क्या होगा, सेकंड फेज़ में जो है पॉपुलेशन देखा जाएगा, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, नाम, रिलीजन, कास्ट, है ना, क्या करते हैं ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो है कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया अब तक, है ना। और तो ये मैटर क्यों करता है, ये सेंसस जो है इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस, है ना। और ये जो सेंसस है बेसिकली डिले हो गया 6 साल, ये 2021 में होना था। तो ये अफेक्ट करता है जो पॉलिसी प्लानिंग है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, और डेटा बेस्ड गवर्नेंस जो होता है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एजेंट हु ड्यू पुअर विद प्रोमिसेस ऑफ अ फ्यूचर अब्रॉड डी वैल्यू इंडियन पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पे एक टर्म है डंकी रूट। तो ये डंकी रूट क्या होता है बेसिकली, डंकी रूट ये एक इलीगल इमिग्रेशन मेथड है, इलीगल इमिग्रेशन मेथड, जिसमें कि स्मगलर्स के थ्रू जो है लोगों को निकारागुआ, इक्वाडोर, पेरू, चिली, मेक्सिको या यूनाइटेड स्टेट यूके जाने का जो है सपना दिखाते हैं, है ना। और जाने का रूट दिया जाता है। कंडीशंस एक्सट्रीमली रिस्की होती हैं, जंगल के थ्रू अरेस्ट हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है ना, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो इसको बेसिकली बोला है डंकी रूट, जो इलीगल तरीके से ले जाते हैं, है ना, लोगों को झूठे सपने दिखा के, है ना। और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सिर्फ उन लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश के और इंडियन पासपोर्ट की इज़्ज़त को जो है रेस्पेक्ट को नुकसान है, रेपुटेशन को। और तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब जो एजेंट्स जो गरीब और जो पुअर और अनपढ़ लोगों को अमेरिका, यूके भेजने का झूठा सपना दिखाकर डंकी रूट से इलीगल तरीके से ले जाते हैं, तो वो इंडियन पासपोर्ट के डिग्निटी को नुकसान पहुंचाते हैं। मैटर क्यों करता है बेसिकली ये कि इलीगल नेटवर्क एक ग्रोइंग कंसर्न है ना, नेशनल इमेज और सिक्योरिटी के लिए। और इंडियन स्पेशल इमिग्रेंट्स जो है स्पेशली पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये हमेशा ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट भी इससे होता है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया है टेक प्लेटफॉर्म फॉर बेटर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो अब 3 जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पहला है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है।
दूसरा जो है नेशनल डेटा बेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, फिर तीसरा जो है वो फ्लड हज़ार्ड जोनेशन एटलस ऑफ असम, है ना। तो ये थर्ड है, ये टेक प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। तो जो फर्स्ट है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, ये बेसिकली रियल टाइम जो सैटेलाइट डेटा होगा उसको स्ट्रीमलाइन करके जो है रेस्क्यू टीम्स को दिया जाएगा। सेकंड जो नेशनल डेटाबेस है वो हर कोने तक पहुंचाने वाले जो डिज़ास्टर फोर्सेस को रियल टाइम, जो डिज़ास्टर फोर्सेस हैं उनको रियल टाइम डेटा दिया जाएगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन सपोर्ट मिलेगा। फ्लड हज़ार्ड जोनेशन एटलस ऑफ असम में क्या होगा, असम के लिए एक डेडिकेटेड फ्लड रिस्क मैप है ना। तो रिवर्स का वाटर लेवल, इम्पैक्ट जोन्स और फ्लड अलर्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली फास्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस हो सकेंगे, है ना, और बेटर फ्लड प्रोडक्शन होगा, प्लानिंग में इजी होगा, इजीली जो है फ्लड प्रोन स्टेट्स में, और पैन इंडिया कोऑर्डिनेशन हो सकेगा जो है साइक्लोन्स, अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स के टाइम पे। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे मोदी जी टू रीच कनाडा फॉर G7 आउटरीच समिट, है ना। तो ये G7 आउटरीच समिट कहाँ हो रही है, बेसिकली ये हो रही है कनाडा में, एल्बर्टा और कनास्किस, ठीक है, इस जगह पे। तो अब जो अभी पीएम मोदी जी अटेंड करेंगे G7 आउटरीच समिट एमिड जो है ग्लोबल टेंशन जो इजराइल ईरान का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, और फाइनल जो मल्टीलेटरल समिट होगी ये आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, है ना। ऑपरेशन होगा ताकि जो है रीसेट करा जा सके इंडिया और जो कनाडा का रिलेशन है, टाइज़, उसको रीसेट किया जा सके, जो अभी टेंशन्स में चल रहे हैं थोड़े इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आफ्टर द निज्जर किलिंग, है ना। और G7 क्या है, बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का, जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, US हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया, है ना। तो ये सब नेशंस का जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप है। और यहाँ पे क्या क्या डिस्कस होने की बात हो रही है कि जो है 3 की फोकस एरियाज़ बताए जा रहे हैं। प्रोटेक्ट करना ग्लोबल कम्युनिटीज़ को, बिल्ड करना एनर्जी सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांजिशन, है ना, सिक्योर करना फ्यूचर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो इंडिया का की एजेंडा क्या रहने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी नेक्सस, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ वॉइस, डिप्लोमेसी रीसेट करना कनाडा के साथ, ठीक है, और अदर वेस्टर्न लीडर्स के साथ। तो ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, है ना, प्लस ऑपरेशन सिंदूर तो रहने ही वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे FATF कंडेम्स पहलगाम अटैक टू रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो कि इंडिया की एक एंटी टेरर फंडिंग एजेंसी है, ठीक है, उसने पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसको कंडेम किया ऑफिशियली। और ये सिर्फ तीसरी बार है लास्ट 10 ईयर्स में जब FATF ने टेररिस्ट अटैक पर ऐसा कोई बयान दिया है। तो FATF ने कहा कि बेसिकली अटैक्स बिना पैसे और विदाउट फंडिंग और जो है फंड ट्रांसफ़र के बिना पॉसिबल नहीं होते। और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा रहा है ना। भारत ने जो है FATF को एक डोजियर दिया जिसमें पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में दोबारा डालने की डिमांड की। और FATF नेक्स्ट मंथ एक नया रिपोर्ट लाने वाला है जिसमें पहली बार स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को एक ऑफिशियल टेरर फंडिंग के सोर्स के फॉर्म में देखा जाएगा, है ना। इंडिया पहले से ही पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर टेरर एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करता रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या, बेसिकली FATF एक इंटरनेशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो होते हैं और टेरर फंडिंग के जो केसेस होते हैं उनको रोकने के लिए काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और फिर तो इसकी बेसिकली 1989 में स्टार्ट हुआ था FATF। और तो इसमें 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में जो है प्रॉपर रूप से स्टेप्स नहीं लेती, जैसे कि पाकिस्तान। और ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो FATF के रूल्स, पाकिस्तान अभी है नहीं इसमें, इंडिया डालने के लिए ट्राई कर रहा है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए।
डलवाया जाए, है ना। और ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो FATF के रूल्स को इग्नोर करती हैं, ठीक है, रूल्स को इग्नोर करते हैं और जिनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है, जैसे सैंक्शंस और लोन रोकना, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। लिस्ट में डालने से फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली ये जब ग्रे लिस्ट में चली जाए कोई कंट्रीज़ तो उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है और उनको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लोन्स जो है वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है, उसकी इमेज ग्लोबल लेवल पर ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान कई बार ग्रे लिस्ट में जा चुका है क्योंकि उस पर टेरर ग्रुप्स को फंड देने के एलिगेशंस हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे माई न्यू जर्नी अमिताभ कांत रिज़ाइंस एज G20 शेरपा। तो शेरपा क्या होता है? शेरपा बेसिकली एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी देश के लीडर के बिहाफ पे इंटरनेशनल मीटिंग्स में नेगोशिएशंस करता है। जैसे मान लीजिए अब G20 जैसे बड़े समिट्स में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो जो है डायरेक्टली सब मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, उनकी जगह शेरपा तैयारी करता है, जैसे पॉलिसीज़ समझाना, है ना, और दूसरे देशों के जो है से टॉक्स करना। तो ये बेसिकली शेरपा का काम होता है और ये एक एक्चुअली नेपाल के शेरपा कम्युनिटी से लिया गया है। शेरपा हिमालयाज़ एक्सपीडिशंस में लोगों को सेफ्टी गाइड करते हैं, वहाँ से ये नाम लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एक्सियोम 4 मिशन के बारे में है। इसरो एक्सियोम स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑन क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स बिफोर लॉन्च। तो ये मिशन कई बार पोस्टपोन हो चुका है, अब फाइनली 19 जून 2025 को ये शेड्यूल्ड है और पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो लीक कर रहा था, उसकी वजह से और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से डिले होता गया। अभी 19 जून 2025 को है। तो इसमें इंडिया के ग्रुप कैप्टन जो शुभांकर शुक्ला जी हैं वो भी जा रहे हैं। बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च होने वाला है ये मिशन। और मिशन ये बेसिकली किसका कोऑर्डिनेशन है, एक प्राइवेट जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ठीक है, जो US की एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा नासा का, इसरो, स्पेस एक्स और जो एक्सियोम कंपनी है ना। तो अब ये क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बेसिकली 7 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एडिबल माइक्रो एल्गी पर, है ना, माइक्रो एल्गी पर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, जो सैलेड होते हैं उनके जो है जो सीड्स होते हैं उसमें स्प्राउट्स करवाना उनको स्पेस में, है ना, और टैगिरेट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल, रिवाइवल और रिप्रोडक्शन, मसल रीजनरेशन, है ना, माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस कैसे हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ, है ना, माइक्रोग्रेविटी में, माइक्रोग्रेविटी का फूड क्रॉप सीड्स के ग्रोथ और यील्ड पर इम्पैक्ट, ये सारा चीज़ें जो है ये वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ शिपकिला पास। तो शिपकिला पास क्या है? शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें एक मोटरेबल माउंटेन पास है, ठीक है, माउंटेन पास जो इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इंडिया के तिब्बत के बीच एक पुराना ट्रेड रूट है ना। अब इसे इंडियन रूट टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है बिना परमिट, है ना, सिर्फ अंदर से। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि शिपकिला जो है वो 15th सेंचुरी में से पुराना ट्रेड रूट बना हुआ है ना, ट्रेड रूट माना जाता है। पहले लोग ओथ लेक के बॉर्डर के दोनों तरफ ट्रेड करते थे, है ना। और ये रूट बेसिकली बंद क्यों हुआ था? जब 1962 का जो है इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बाद ट्रेड रुका हुआ था, है ना। और डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था और कोविड पैंडमिक के बाद पूरी तरह जो है वो बंद कर दिया गया था। आज भी कॉमर्शियल ट्रेड अलाउड नहीं है, सिर्फ टूरिज़्म शुरू हुआ है ना। और क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली होता है यहाँ से, जो तिब्बत से इंडिया आता है वो आता है जो वूल हो गया, है ना, शीप हो गया, गोट, याक स्किन, है ना, और बोरैक्स, गोल्ड, टर्कॉइस, ये सब तिब्बत से इंडिया आता है, ठीक है। और इंडिया से तिब्बत क्या जाता है? बेसिकली ग्रेन्स, पल्स, स्पाइसेस, ड्राइड फ्रूट्स, यूटेंसिल्स, टूल्स, ये सब चीज़ें जो है इंडिया टू तिब्बत जाती हैं, ठीक है। इतना एक्साइटमेंट क्यों है ओपनिंग पे?
बेसिकली टूरिज़्म को जो है वो बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कल्चरल टाइज रिवाइव होंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रस्ट बनेगा, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ जो है का डीप कनेक्शन है तिब्बत के लोगों के साथ, तो इसलिए एक्साइटमेंट है ये। तो शिपकिला का बेसिकली खुलना इंडिया तिब्बत के बीच में, ये सिर्फ एक पास का खुलना नहीं, बल्कि बोलते हैं कि जो हिस्ट्री और कल्चर और जो इतिहास, विरासत और विकास के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत है, नए जर्नी की। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली वो यहाँ पे व्हाट आर द एम्बिग्यूटीज़ इन द इंडियाज़ न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ। तो इंडिया बेसिकली अभी क्या सोच रहा है कि जो भी उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं उन पर लगने वाले जो एक्सीडेंट रिलेटेड फ़ाइन्स हैं उनको कम किया जाए फ़ाइन्स को, ताकि जो यूएस जैसे कंट्रीज़ जो है कि कंपनीज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के रिस्क की वजह से हेजिटेट करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ जो है इंडिया में कौन सा है, तो इंडिया में 2010 में CLNDA जिसे बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है, ये पास किया था। तो ये विक्टिम्स को क्या है बेसिकली फास्ट और एश्योर्ड कंपनसेशन देने के लिए बना था, और 1500 करोड़ तक जो है ऑपरेटर लाइबिलिटी फ़िक्स करता था, ठीक है, और एक्स्ट्रा डैमेज के लिए जो है 2100 से 2300 करोड़ तक गवर्नमेंट हेल्प करती थी, गवर्नमेंट हेल्प, ठीक है। ऑपरेटर्स को लाइबिलिटी के लिए इंश्योरेंस लेना ज़रूरी था। ये लॉज जो थे बहुत स्ट्रिक्ट और नो फॉल्टी लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स के पे बेस्ड हैं। गलती हो या ना हो ऑपरेटर जो है ज़िम्मेदार रहता था, है ना, ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल रहता था। तो कोई भी कंपनी ऑब्वियसली जो है इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करेगी, स्ट्रिक्ट रूल्स है थोड़े। फिर उसके बाद में यहाँ पे सप्लायर्स की लाइबिलिटी क्या है। सप्लायर्स की लाइबिलिटी जो है सेक्शन 17B में कहता है कि अगर सप्लायर्स की तरफ से डिफेक्टिव पार्ट आते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट या पुअर सर्विस होती है या इंटरनेशनल डैमेज होता है कोई ऑपरेटर्स को, ठीक है, तो उस सप्लायर से रिकोर्स पैसे वापस मांग सकती है, ठीक है, तो रिफ़ंड मांग सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, बाकी दुनिया के लॉज के मुताबिक सिर्फ ऑपरेटर्स लाइबल होता है ना, सिर्फ ऑपरेटर जो होता है वो लाइबल होता है, सप्लायर को छूट मिलती है। तो सप्लायर्स भी यहाँ पे डिफेक्टिव पार्ट प्रोवाइड करने के लिए, पुअर सर्विस और इंटरनेशनल डैमेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें पैसे जो है वापस करने पड़ सकते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ में इन सब की छूट मिलती है, सब नहीं होता, सप्लायर्स को नहीं होता, सिर्फ ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन इंडिया के लॉ यूनिकली सप्लायर्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है। फिर यहाँ पे CLNDA के कौन से सेक्शंस कंट्रोवर्शियल हैं, तो जो सेक्शन 17B है ये सप्लायर्स लाइबिलिटी और फॉल्टी गुड्स और सर्विसेज के लिए। जो सेक्शन 46 है वो लॉज के अलावा किसी और कोर्ट में, लॉ के अलावा किसी और कोर्ट में भी केस हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल टॉर्ट लॉ के अंडर, जिसका मतलब है अनलिमिटेड सिविल क्लेम्स पॉसिबल हैं। तो सिविल क्लेम्स जो है कोई भी कर सकता है, कितना भी, है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉरेन फर्म्स बोलती हैं कि ये एम्बिग्विटी रिस्क जो है बन जाती है ना, और बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होता है इससे। तो इंडिया के कौन से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड हैं, डिलेड प्रोजेक्ट्स में बोलते हैं कि जो जैतापुर प्रोजेक्ट है, जैतापुर जो महाराष्ट्र का है ना, और ये स्ट्रक है 2009 से। कोवाड़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सप्लायर्स का आता नहीं है तो जो है स्ट्रक हो जाता है। आंध्र प्रदेश कोवाड़ा, है ना। तो ओनली एक्टिव फॉरेन प्रोजेक्ट क्या है, कुंदाकलम है, जो तमिलनाडु में चल रहा है रशिया के साथ। कुंदाकलम रशिया के साथ जो कोलैबोरेशन है तमिलनाडु में, ये ओनली एक्टिव है, और ये सारे जो है वो अभी डिलेड हैं प्रोजेक्ट्स। और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, जो है लॉ बोलती है जो है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशंस के कंपैटिबल है ना। और सेक्शन 17B परमिट करता है, फोर्स नहीं करता ऑपरेटर्स को सप्लायर से पैसे लेने के लिए। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर लॉ में लिखा है तो कोर्ट उसी पे चलेगा। पार्लियामेंट डिबेट का रिकॉर्ड कोर्ट में काम नहीं आता, ऐसा बोलना है। और ये जो बिग डील ग्लोबली, व्हाई इज़ दिस अ बिग डील ग्लोबली। तो इंडिया में न्यूक्लियर मार्केट काफ़ी बड़ा है ना,
क्योंकि 22 रिएक्टर्स हैं और कई सारे जो है डजन्स ऑफ प्लान हैं आगे। लेकिन अगर फॉरेन सप्लायर्स को अनलिमिटेड लायबिलिटी का डर रहेगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आएगा। तो गवर्नमेंट जो है रीविज़िट कर रही है ये लॉज, ताकि जो यूएस की और फ्रेंच कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू सील इनिशियल ट्रांच ऑफ ट्रेड पैक्ट विद यूएस बाय जुलाई 9। तो इंडिया जो है एक्टिव ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है ना। ट्रेड नेगोशिएशंस किन कंट्रीज़ के साथ में? यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ। एम ये है कि अर्ली ट्रेड बेनिफिट्स लिया जाए, अर्ली ट्रेड बेनिफिट्स, ठीक है, बिफोर जो डेडलाइन है जुलाई 9 की, है ना, जिसके बाद जो है यूएस अपने टैरिफ जो है बढ़ाने वाला है ना। तो ये बोल रहा है इसमें मीटिंग्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली बढ़ गई हैं ट्रेड नेगोशिएशंस को लेके। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली होपफुल टॉक्स विद चाइना ऑन रेयर अर्थ विल यील्ड पॉजिटिव आउटकम्स। तो इंडिया जो है डिप्लोमेटिक और कमर्शियल टॉक्स कर रहा है चाइना के साथ, ताकि वो जो एक्चुअली चाइना जो है वो बेसिकली मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का, और मेजर पोर्शन जो है चाइना ही एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को रेयर अर्थ मेटल्स। तो अब ये टॉक्स में है इंडिया जो है चाइना के साथ, ताकि जो इम्पोर्ट इशू है उसको ईज़ किया जा सके इंडिया के साथ, ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई, मैग्नेट्स की सप्लाई इंडिया में हो सके, जो कि मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, है ना, यूज़ होते हैं स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, टीवी में, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, विंड टर्बाइंस में, डिफेंस में, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो होता है, जेट इंजन्स, रडार, ग्रीन एनर्जी में भी काफ़ी यूज़ होता है ना। रेस्ट्रिक्शंस है चाइना, वो बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी के लिए बात कर रहे हैं चाइना से, ताकि इंपोर्ट जो है वो और ज़्यादा हो सके इंडिया में, और जो रूल्स हैं चाइना के एक्सपोर्ट रूल्स जो उसने रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ में यहाँ पे जो बेसिकली इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो उसके बढ़ते टेंशन्स के जो है बावजूद अभी तक जो है क्रूड ऑयल पे जो है कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आई है, और हेडलाइंस में एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ऑयल मार्केट में असली टेंशन ये है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बेसिकली मेन जो है वो रहेगा। तो ये क्या बंद हो सकता है कि नहीं बंद हो सकता, ये क्वेश्चन है। तो ब्रेंट ऑयल जो है 7% तक बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल फिज़िकल ऑयल रेट का उतना नहीं बदला है। और जो मेन क्वेश्चन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 20% ऑयल जो है टोटल गुज़रता है। अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होगा, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ थ्रेट का यूज़ कर रहा है ताकि ऑयल प्राइसेस ऊपर रहें, है ना, और हाल फिलहाल में तेल की सप्लाई पर डायरेक्ट असर होने का चांस कम लग रहे हैं, है ना, ऐसा इसमें बोलना है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ में यहाँ पे यूएस फार्मा बेट्स ऑन चाइना फॉर ब्लॉकबस्टर ड्रग्स। तो 2024 में यूएस फार्मा कंपनीज जो है उन्होंने 14 डील करी चाइनीज़ बायोटेक फर्म से, ठीक है, और ये बेसिकली जो है $18.3 बिलियन की डील है, और ये जो ड्रग्स हैं वो ट्रीट करेंगे जो कैंसर है, ओबेसिटी है और हार्ट इश्यूज़ को, ठीक है। यूएस की कंपनीज प्रेफर करती हैं चाइना, जैसे कि क्योंकि रिसर्च वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है चाइना में, ठीक है, और जो प्राइसेस हैं वो भी कम है, ठीक है, और कई सारे यूएस ड्रग्स जो है वो पेटेंट लूज़ कर जाएंगे 2030 में, तो उनको नए चाहिए होंगे। और इवन जो यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो ये डील है वो कंटिन्यू है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो स्टिल डेवलपमेंट फेज़ में है, और जो अफेक्ट नहीं कर रही हैं उनको टैरिफ से अफेक्टेड नहीं है, और बेसिकली इसमें चाइना जो है वो मेजर प्लेयर बन रहा है ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट में। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल इम्बैलेंसेस ग्रो एज इवन मोर कॉपर फ्लोज टू द यूएस। तो अमेरिका में नए कॉपर इंपोर्ट टैरिफ लगने के डर से दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं वो जल्दी कॉपर वो यूएस में भेज रहे हैं, और इसी वजह से जो लंदन मेटल एक्सचेंज के गोडाउन्स में भी कॉपर की कमी आ गई है। सिर्फ 2025 के पहले 4 महीने में ही यूएस और ने लगभग 4.5 लाख टन कॉपर वो इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से डबल है,
और ज़्यादा कॉपर चिले से आई है। यूएस और ग्लोबल प्राइसेस में 1,000 रुपये पर टन का फ़र्क है, इसलिए ट्रेड प्रॉफिटेबल बन गया। और चाइना और जर्मनी जैसे देश भी जो है वो कंट्रीज़ भी यूएस को कॉपर भेज रहे हैं। जब तक टैरिफ का डिसीज़न नहीं आ जाता ये स्क्रैम्बल जारी रहेगा, ऐसा इसमें बोला गया। तो ये था पूरा आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन पूरा डिटेल में। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।